नमस्कार दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, देश छोड़कर रिजाइन करना पड़ा, सारे मंत्रियों के घर जला दिए गए, पार्लियामेंट को छोड़ा नहीं गया। और जो ये प्रधानमंत्री सो कॉल्ड थे केपी शर्मा ओली, वो अब ये रिजाइन करने के बाद बोलते हैं कि भाई भारत ने मेरी गवर्नमेंट को गिरवाया है, मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिराया है। यानी कि न्यू दिल्ली को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया अपनी डाउनफॉल के लिए। और दूसरी तरफ जो इंटरिम प्रधानमंत्री है, वो लगता है कि हो सकता है कि वो एक मोदी भगत हैं, भारत में पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री ना बन जाए, कहीं चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल की। लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं नेपाल में से। एक तो ये है कि ये सुशीला जो है ये बनेगी, कहीं और बोल रहे हैं कि वो कुलकम है वो बनेंगे। तो अभी कौन बनेगा अभी क्लियर नहीं है मुझे, बट अगर ये बनती हैं लेडी तो बल्ले बल्ले है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राजा सिस्टम वापस आ रहा है, जिसके ऊपर हमने बड़ी बात करी थी। अब आते हैं कि जो क्राइसिस है इसके अंदर ओली का दिमाग खराब क्यों हो गया। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि क्या ये भारत के फुटप्रिंट्स हैं जो नेपाल में हो रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर कुछ भी होता है, ये कम्युनिस्ट की घटिया गवर्नमेंट गिरती है तो फायदा किसको है। चाइना तो गिरवाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कम्युनिस्ट कंट्री जो गवर्नमेंट थी, ये तो अमेरिका को भी पूरा सपोर्ट कर रही थी। अगर बल्ले बल्ले है तो भारत की है। अब तो ओली ने भी बोल दिया कि सुमित जैन बिल्कुल सही कह रहा था, इनकी गवर्नमेंट हमने गिराई है। बट मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं, उसके कुछ रीजंस हैं। मैंने बोला जरूर था कि लगता ऐसे है कि फुटप्रिंट शायद भारत के हैं, इसमें अमेरिका का चाइना का हाथ नहीं लगता। लेकिन कर्म इसके खुद के थे, ओली के। सोशल मीडिया तो बहाना था, लेकिन जो वहां पे यूथ था नेपाल का, वो बहुत ज़्यादा दुखी था इस गवर्नमेंट से। तभी उन्होंने जब सबसे पहले जलाया है तो कम्युनिस्ट का झंडा जलाया है, नेपाल का झंडा नहीं जलाया। जलाया तो ओली का घर जलाया, लेकिन देश का नुकसान उन्होंने होने नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जलाया गया है वो चलता है, लेकिन पूरा उन्होंने, जो कि हिंदू नहीं थे, हिंदू तो वो है जो चुप करके घर में बैठा रहता है, वोट करने भी जाता नहीं है। ये सनातनी है जो जागे हैं। अब वही 2002 का मूवमेंट है नेपाल का। हर चीज़ को जो कि उनके रास्ते में थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। हमने भी 2002 में यही कुछ किया था। अब नेपाल की आर्मी को बाहर निकालना पड़ा है कंट्री को स्टेबल करने के लिए। लेकिन जाते जाते ओली साहब ने शॉकिंग क्लेम निकाल दिया कि उनकी सत्ता इसलिए गिरी है क्योंकि वो भारत के खिलाफ खड़े हुए। भारत के खिलाफ कौन सा मुद्दा छोड़ा आपने जहां पर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं खड़े हुए मिस्टर ओली। लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसके अंदर उन्होंने अपने जो मानसिकता है वो भी उजागर कर दी। लिखा क्या है, उन्होंने बोला कि मैंने भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे, लेकिन मैंने कुछ छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भारत के खिलाफ मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया था, और अगर मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं देता तो मेरी गवर्नमेंट आज नहीं गिरती। यानी कि उन्होंने बोला कि 3 ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिरवाया है। पहला, उन्होंने बोला कि हमने एक नया मैप निकाल दिया था जो हमने यूनाइटेड नेशंस में भी सबमिट किया था, जिसके अंदर लिपू लेक है, काला पानी है, ये 2 जगह है जो उन्होंने क्लेम कर लिया नेपाल ने, ये तो हमें बिलोंग करती है। भारत हमेशा से बोलता आया कि ये जगह हमारी है। तो यूनाइटेड नेशंस में जब वो गए तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक स्टैंड लिया, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ के ऊपर हम गवर्नमेंट गिरवा दें, ऐसा हो नहीं सकता। मेजर मुद्दा था जो ओली साहब ने बोल रहे हैं कि 2020 में जब हम राम मंदिर की नींव पत्थर रख रहे थे, तब ओली ने बोला था कि भाई लॉर्ड राम जो है वो तो नेपाली थे, वो भारतीय थे ही नहीं, और अयोध्या में उनका जन्म हुआ ही नहीं है, वो तो वेस्ट नेपाल में था, भारत में नहीं था। क्योंकि कम्युनिस्ट हैं तो आपको मालूम है कि वो हमेशा ही बोलेंगे ओ भाई कुछ अल्लाह अकबर, अल्लाह बकरी, अल्लाह हलाला वालों के लिए कुछ बोल देते, तब तो मुंह के ऊपर दही जम जाता है। लेकिन हिंदुइज्म के लिए कुछ भी जायज़ है इनके लिए। इसलिए पहले तो इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर हाथ लगाया, तो इन्होंने बोला इसलिए मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट गिरवा दी। और तीसरा था कि जनरली वो कहते हैं कि वैसे तो मैं भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन कभी कभी मैं एंटी इंडिया स्टैंड अपने पूरे टेन्योर में मैं करता रहा। ये 3 चीज़ों के कारण इनकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया है। क्योंकि नेपाल के इतना बड़ा प्रधानमंत्री जो कि शहबाज शरीफ से भी ऊपर हो, उन्होंने भारत को चैलेंज किया था सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर। राम को टच किया और राम छोड़ दे तुम्हें, ये हो नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर मिस्टर ओली ये धनुषबाण चलना ही था दोस्तों। लेकिन ये नैरेटिव जो है ओली का, ये गलत है।
मैंने पहले बोला कि मुझे लगता था कि ये शायद फुटप्रिंट्स भारत के हैं। ओली ने उसको कंफर्म किया, लेकिन जब मैंने डिटेल में इसकी एनालिसिस करी तो पता लगा भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ओली कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडमिट नहीं कर रहा। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भारत के खिलाफ खड़ा हुआ। उसकी प्रॉब्लम थी कि वो एक कम्युनिस्ट है। वही आपको मालूम है, कम्युनिस्ट वाले पुअर गवर्नेंस के लिए माने जाते हैं। दूसरा, चाइना के साथ अलाइनमेंट थी जो उसके अपने कंट्री के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये कम्युनिस्ट लीडर तो था, लेकिन ये नक्सलवाद जो होता है, ये नक्सल वाले इसकी बैकग्राउंड थी, मानसिकता भी वही थी। और इसलिए ये बार बार भारत के साथ अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करने के बाद कभी मैप ले लिया, कभी राम मंदिर के ऊपर बोल दिया, पार्लियामेंट में फ्लैश करना शुरू हो गया, हंसने लग गया उसके बाद, हमारे ऊपर तंज कसने के बाद। ये जो सारा कुछ था जो ये इसने किया, उसके कारण टेंशन्स बढ़ रही थी इसके कंट्री में भी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। हिंदू राष्ट्र ही था नेपाल। वहां पे तुम राम को कटघरे में खड़ा कर दोगे तो तुम्हें वहां के सनातनी छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा एक और था कि जो ऑर्डिनरी नेपाली है वो चीटेड महसूस कर रहा था। हर रिसोर्सेज को चाइना के हाथों में इसने भेज दिया था ओली ने। सोशल मीडिया बैन इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आग लग जाए या पब्लिक एंगर आ जाए। प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि उसने कंट्री के अंदर कोई काम किया ही नहीं। वो अपने सिर्फ गुड गवर्नेंस नाम के लिए थी, ना तो वहां पे फ्रीडम था किसी को, ना गवर्नेंस अच्छी थी, ना कोई तरक्की थी। अथॉरिटेरियन सिस्टम के साथ उसने काम करने की कोशिश करी और एंटी इंडिया पॉलिटिक्स वो तो चरम सीमा पे थी। ये नेपाली जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन्स अपने ही कुकर्मों के कारण आज उसका घर जलाया गया है। अब आते हैं सोने पे सुहागा, जो मैं बोल रहा हूं कि वहां की जो सुशीला कर्की हैं, ये नेपाल की चीफ जस्टिस रही हैं। ये फ्रंट रनर हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। फ्रंट रनर बोल रहा हूं, अभी भी कंफ्यूजिंग है। मैं पहले दिखाया आपको, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का। कौन बनेगा ये जब तक बनता नहीं है तो पता लगता नहीं है। लेकिन जो कर्की जी हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मोदी भक्त है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम दोबारा सुन लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये पढ़ी हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस इन्होंने पढ़ा हुआ है वहां पर। इनका हस्बैंड भी इनको इसी यूनिवर्सिटी में मिला और दोनों स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन उनका है भारत के साथ। चीफ जस्टिस रही हैं और कर्की जी जो है कंसिस्टेंटली एंटी करप्शन के ऊपर ये खड़ी रही जब ये चीफ जस्टिस थी। और इन्होंने बहुत बार भारत के फेवर में अपनी स्टेटमेंट्स भी दी हैं। मोदी जी को तो बहुत बार इसने, मैं तभी बोल रहा हूँ ये भगत है क्योंकि मोदी जी को और उनकी लीडरशिप को बहुत बार इन्होंने प्रेस किया है ओपनली। और इन्होंने ये भी बोला कि मोदी जी जब से आए हैं तब से भारत के और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो और स्टेबल करने की वो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। ओली तो बेकार बंदा था, आपको पता ही है। और जो ये सारे यूथ है नेपाल का, जो सारे प्रोटेस्ट करके उन्होंने कंट्री को आग लगाई थी, वो भी कर्की जी की कैंडिडेसी को एंडोर्स करते हैं। और जो काठमांडू के मेयर हैं उन्होंने भी कर्की जी को एंडोर्स कर दिया है कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए शी इज़ द बेस्ट। और उनको काम दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के लोगों ने करप्शन करी है उनको पकड़ कर अंदर करो और 2-4 डंडे बढ़ाओ। ये काम करके जो दिया गया है और वहाँ की यूथ बिल्कुल इसके साथ है। बट इसका मतलब भारत के लिए क्या है? जो ओली ने बोला मैटर नहीं करता कि जी मेरी गवर्नमेंट को गिरवा दिया मोदी जी ने। भाई तुम चाइना को मिलने गए थे, वहाँ से मदद ले लेते। वहाँ से 1% भी ना कोई स्टेटमेंट आई चाइना से, जिनके तलवे चाटता रहा ये ओली। ना मदद आई ना सपोर्ट आई, एक स्टेटमेंट भी इनकी फेवर में नहीं आई है। यानी कि भारत के लिए सारी उंगलियां घी में। पहला तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर गई नेपाल की, यानी कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, जहां पर ये अननेसेसरी जो टेंशन्स नेपाल और भारत के बीच में ओली ने क्रिएट करी थी वो खत्म हो गई। और नेपाल के लोग वो खुद ऐसी लीडरशिप को जो भारत के साथ रिलेशंस को डैमेज करते हो उसको चाहते ही नहीं है। आपको पता लग गया ये पक्के सनातनी हैं नेपाल के लोग। दूसरा एक और था, जो कर्की जी आ रही हैं, हो सकता है कि कल को ये पोटेंशियल लीडरशिप के रोल ये लेने शुरू कर दें और ये ट्रेडिशनल जो भारत और नेपाल के रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको उजागर करती है। बैकग्राउंड है हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स आना अनिवार्य है। और तीसरा कि जब जब नेपाल में क्राइसिस आई है, हमेशा ही भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि उनके साथ खड़े हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, सबने बोला कि यार आग को बंद करो, सनातनियों आग लगा दी, ओली भाग गया, अब आपको शांत होकर बैठ जाइए, अब आपको हिंदू राष्ट्र भी मिलेगा, आपको राजा भी मिलेगा, जो आप बार बार बोलते जा रहे हैं। और भारत का राजा कौन? भारत का राजा है श्री राम। उन्हीं के खिलाफ इसने स्टेटमेंट दिया था, तो हमारे राजा ने तुम्हारे राज्य को गिरवा दिया और जो पुराना राजा था उसको वापस लेके आने की अब मुहिम शुरू होगी। यानी कि आपका जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो रीइंफोर्स हो गया कि नेपाल और इंडिया, ये दोनों के दोनों सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स लेते हैं, और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद भी वहाँ के लोग हमारे साथ अलाइन करते हैं। दोस्तों, राम से लेकर सीता तक जो कनेक्शन है हमारा, वो हमारा नेपाल से रहा है। आपको मालूम है सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था, और जो श्री राम है उनका तो अयोध्या में ही था। तो ये जो कल्चरल टाइज हैं नेपाल के साथ, ये टूट नहीं सकते बिकॉज ऑफ एक बेवकूफ़ आदमी, ओली टाइप्स। अब आते हैं कि अब आगे क्या होगा। पहली बात है कि जो हमारा बॉर्डर है नेपाल के साथ, वो 1750 किलोमीटर का है, ओपन बॉर्डर है, कभी भी कोई आ सकता है, जा सकता है, और हर थर्ड नेपाली वो भारत में काम करता है, एवरी थर्ड पर्सन। यानी कि यहाँ तक इनका हमारे साथ रिलेशन है कि नेपाल के जो लोग हैं वो हमारी आर्मी के अंदर भी काम करते हैं, दे आर पोस्टेड। और नेपाल के अंदर जब भी प्रॉब्लम आई, भारत ने हमेशा हेल्प करी है इनकी। हमें लगता ही नहीं है कि दूसरी कंट्री है, हमें तो वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है भारत का, आप जा सकते हैं नेपाल में। और ओली ने इसी रिलेशन को डैमेज करने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि चाइना की गोदी में जाके बैठ गया था ये जिहादी, ये नक्सलवाद और ये कम्युनिस्ट आदमी, और इसका ये गिरना इसका तय था। और अब आगे जाकर भारत और नेपाल की जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशन है, ये दोबारा से तेज होगी। और जो आर्टिफिशियली ये स्पॉन्सर किया गया था नेपाल और भारत के बीच में डिविजन्स, ये हमेशा के लिए खत्म होगी। वहाँ पे राजाशाही वो वापस आएगी। और लेसन जो है वो भी बड़ा क्लियर है कि जो लीडर नेचुरल पार्टनरशिप्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो ये राहुल गंदगी जैसे लोग, ये फेल होंगे और लोग इनको रिजेक्ट करेंगे। वहां पर सनातनियों ने रिजेक्ट किया, भारत में भी सनातनी ही हैं जो राहुल गंदगी जैसे लोगों को रिजेक्ट करते हैं। कंजरवाल, केजरीवाल नहीं है, कंजर है, वो कंजरवाल है, उसको भी हमने रिजेक्ट किया। वो आपको कई बार लगता होगा यार मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करता हूं। मजबूरी है, मजबूरी ये है, इनको यही भाषा समझ आती है। ये हमारे लिए बोलते हैं सनातन को खत्म करेंगे, हिंदुओं को भूखे मारेंगे, इनके मंगलसूत्र छीन कर हम मुसलमानों को दे देंगे। जब वो ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इनको इसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप भी वही सेक्युलरिज्म के लिए अच्छे अच्छे बनकर मोहम्मद गांधी की तरह लगे रहिए, तो आपके गले ही कटने हैं। somebody has to take the sword, इनके गले काटने के लिए, इनकी जुबान बंद करवाने के लिए। ये जिम्मा मैंने पकड़ लिया, ये मेरी आदत नहीं है पर मुझे करना पड़ा। वैसे ही जैसे सनातनी जो है 2002 में गुजरात में किया, आज नेपाल में कर रहे हैं। गर्व है अपने सनातनियों के ऊपर। जब जब हमने हाथ उठाया है, अब हम अपने कंट्री वापस लेंगे जिहादियों से। जिहादी भाग रहे हैं वहां से। जो नेपाल के ऊपर जिहादियों ने मस्जिदें गंदी गंदी और मदरसे बनाए होते, तोड़कर भाग रहे हैं चूहों की तरह, कॉकरोच वेल बोलना चाहिए, भाग रहे हैं वहां से। और यही होना था। तो ये सारी उंगलियां हमारी घी में है नेपाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद। और अगर कहीं सुशीला कर्की जी आ गई, अगर आ गई, ये ऐसा चेंज आएगा नेपाल और भारत के रिलेशन में जो सदियां याद रखेंगी। और इसके बाद अगर राजा वापस आ गया, दैट्स इट, दैट्स अवर जियोपॉलिटिकल विक्ट्री इन दिस एरिया। चाइना बूथ ताकता रह गया, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिट्टी हो गई। डीप स्टेट जो हमेशा ही नेपाल को यूज करने की कोशिश कर रहा था, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा मुंह उनका। और मोदी जी विल कम एज द टॉलेस्ट लीडर इन दिस एरिया। मैं बार बार ये फोटो दिखाता हूं। ही इज द ओनली लीडर फॉर द लास्ट 11 ईयर्स जो कंसिस्टेंटली एक कंट्री को लीड कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ताश के पत्तों की तरह उनकी गवर्नमेंट गिर रही है। और ये खड़े हैं हिमालय की तरह, पहाड़ की तरह, और कनेक्ट कर रहे हैं आज एक एक कंट्री को। और मॉरिशस का प्रधानमंत्री भारत में आया है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। आप दंग रह जाएंगे कि कहां पे जाकर मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये हिमालय की तरह हम हिमालय खड़े भी हैं और हिमालय में जाकर नेपाल के साथ रिलेशंस को रिवाइव कर रहे हैं। ये है मेरी एनालिसिस नेपाल के पॉलिटिकल अर्थक्वेक के ऊपर।
और इसका मतलब क्या है भारत के लिए। और हमारा मीडिया, वो चाइना ने करवा दिया, वो जी डीप स्टेट ने करवा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया बंद करवाया था तो हो गया। मैं कई बार सर चकराया था मेरा कि किस तरह के एनालिसिस ये लोग करते हैं। इनको डॉट्स देखने नहीं आते, इनको रियलिटी दिखती नहीं है या देखना चाहते नहीं है। इसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट दे देना, बिकॉज मैं चाइना में बैठ के मुझे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे हो रही है, इनको भारत में बैठ के पता नहीं है। सैल्यूट टू देम ऑल्सो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।